हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 57 का संबंध है 37 के साथ में और 39 का संबंध है 29 के साथ में, उसी प्रकार से 77 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 57 से यहाँ पर 37 कैसे बना है। तो मेरे भाई 57 से यहाँ पर 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 पंजे 35। और मेरे भाई 35 से 37 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 35 के अंदर यहाँ पर किया गया है +2। तो ध्यान से देखिए 35 के अंदर +2 कर देंगे तो 35 और 2 मिलकर बन जाएगा 37। और ध्यान से देखिए 37 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 39 के अंदर है और इस 39 से पता करेंगे कि यहाँ पर 29 इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 39 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 39 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 तिया के 27। और मेरे भाई 27 से 29 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 27 में क्या कर दें +2 कर दें तो 27 और 2 मिलकर बन जाएगा 29। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 29 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 77 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 77 से प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 77 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 7 के 49। और मेरे भाई सभी के अंदर +2 किया गया है तो 49 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई 49 और 2 मिलकर बन जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि 51 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 51 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है
और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि आपको मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में LEMP को IAJL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आप एग्जाम में देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे आसानी से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए। और यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में LEMP इसको क्या लिखा जाता है, तो मेरे भाई LEMP को लिखा जाता है IAJL। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि LEMP को यहाँ पर IAJL कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला लेटर है L आता है 12 नंबर पर है। L के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। E के बाद में है M आता है 13 नंबर पर है। M के बाद में है P आता है 16 नंबर पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। I के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। A के बाद में है J आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है। J के बाद में है L आता है 12 नंबर पर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 12 से कितना बन रहा है, 9। 12 से 9 कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिए, यदि हम 12 में से क्या कर दें, -3 कर दें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 9। फिर देखिए यहाँ पर है E आता है 5 नंबर पर है। 5 से कितना बन रहा है, 1 है, तो 5 से 1 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 5 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ पर है 13 से कितना बन रहा है, 10 है, तो 13 से 10 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 13 में से क्या कर दें, -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 10। उसी प्रकार से आगे देखिए 16 से कितना बन रहा है, 12, तो 16 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 16 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले -3, उसके बाद में -4, फिर उसके बाद में -3, उसके बाद में -4। अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि LOGS को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि LOGS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए, L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। G आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। और लास्ट में S आता है 19 नंबर पर है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, -3। तो यहाँ पर हम 12 में से क्या कर देंगे, -3, तो 12 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है I, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले I। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए L के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए -3 करने के बाद में क्या किया गया है, -4, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 15 में से कर देंगे -4, तो कितना बचेगा, 11।
ठीक है। और 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है मेरे भाई क्या, के, तो यहाँ पर हम भर देंगे के, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जी, जी आता है 7 नंबर पर है। और यहाँ पर देखिए -4 करने के बाद में किया गया है -3, तो 7 में से हम क्या करेंगे -3, ठीक है। 7 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 4। और 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी, तो यहाँ पर हम भर देंगे डी। फिर लास्ट में क्या है, एस, एस आता है 19 नंबर पर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए -3 करने के बाद में क्या किया गया है -4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -4, तो 19 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा 15। और 15 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ओ, तो यहां पर हम लिखेंगे ओ, यानी कि LOGS, इसको लिखा जाएगा IKDO। अब हमें देखना है कि IKDO ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो आंसर है IKDO, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध है 4 के साथ में और 18 का संबंध है 6 के साथ में, उसी प्रकार से 22 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 4 कैसे बना है। तो मेरे भाई 14 से यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 14 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 है। और 7 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है, 7 में से किया गया है -3। तो 7 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। और ध्यान से देखिए 4 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर पता करेंगे कि 18 से यहाँ पर 6 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो 18 से यहाँ पर 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 18 को 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। और 9 में से भी यदि हम क्या कर दें -3 कर दें, तो 9 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। और ध्यान से देखिए 6 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे 22 के अंदर और 22 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई 22 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 22 को क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 11। और सभी में से -3 किया गया है तो 11 में से भी हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8। और ध्यान से देखिए 8 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको एक छोटा सा डायग्राम तैयार कर लेना है। देखिए मेरे भाई इस तरह से आपको पता होगा ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, उत्तर के जस्ट नीचे होती है मेरे भाई दक्षिण दिशा, इस तरफ होती है पूर्व दिशा, ठीक है, और पूर्व के जस्ट इस तरफ होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्रत्येक दो भुजाओं यानी कि दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको यहाँ से बराबर दो भागों में काट दूं तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नई दिशा बनेगी वो कौन सी दिशा बनेगी, तो मेरे भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पश्चिम दिशा बन जाएगी, ठीक है। दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है तो ये भी देखिए मेरे भाई, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में चलना और वामावर्त होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हम फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए। एक बार इन सभी को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं मेरे भाई, यहां पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहां पर देखिए प्रश्न में बोला गया है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए पश्चिम दिशा है इस तरफ है, तो यहां पर वो व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, यानी कि वो क्या करता है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ये 90 डिग्री का है तो 45 कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो यानी कि वो यहां तक घूमेगा, ठीक है मेरे भाई। अब वो यहां पर है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद में पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। 180 कब घूमेगा मेरे भाई, 90 तो ये, ठीक है, 45 ये बच रहा है और 45 आगे चलेंगे तो 45 ये हो जाएगा, यानी कि 45 ये कितना 90, और मेरे भाई 90 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमने पर वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी कि अब हम चलेंगे वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना, ठीक है। कितना चलेंगे 170 यानी कि 270 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए 270 कब बनेगा तो ध्यान से देखिए 90 तो ये, ठीक है, 45 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, कितना हो गया मेरे भाई 180, ठीक है। और 180 के अंदर 90 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 270 है, तो मेरे भाई 45 यानी कि 45 डिग्री ये है और 45 और चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो यहां तक आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सी दिशा है तो मेरे भाई पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है तो मेरे भाई अब वह व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, और दक्षिण पश्चिम में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12,
12 के बाद में 15 और 15 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 3, 3 से कितना बन रहा है 4, 3 से 4 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 5, तो 4 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 6, तो 5 से 6 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 9, तो 6 से 9 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 6 और 3 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 10, तो 9 से 10 बनेगा कैसे। यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 11, तो 10 से 11 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 12, तो 11 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 11 में क्या कर दें +1 कर दें तो 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 15, तो 12 से 15 कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिए यदि हम 12 में क्या कर दें +3 कर दें तो 12 और 3 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 15 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे जितने भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 3 बार क्या हुआ है +1, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 बार क्या हुआ है +3, उसके बाद में देखिए 3 बार क्या हुआ है +1, उसके बाद में क्या हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 बार हुआ है +3, यानी कि 3 बार +1, 1 बार +3, फिर 3 बार +1, उसके बाद में +3। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 3 के बाद में होगा +1, ठीक है। उसके बाद में यदि आगे भी चलाएंगे तो +1 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है 15 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी 16। और ध्यान से देखिए 16 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैराथायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य में श्वास प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य में श्वास प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य में श्वास प्रणाली का नियंत्रण करता है मस्तिष्क। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय में कितने कक्षक होते हैं? तो मेरे भाई याद रखना, हृदय के अंदर कितने कक्षक होते हैं? तो 4 कक्षक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और वो कहां पर स्थित होती है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है छोटी आंत। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वायुमंडल में ओजोन परत किन विकिरणों से पृथ्वी को बचाती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के अंदर भी पूछा गया था। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत यानी कि पृथ्वी को किन किरणों से बचाती है? तो मेरे भाई वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है लाइपेज। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने जितने भी प्रश्न तैयार किए हैं सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, जो स्टार्च को क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है लार में पाया जाने वाला एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है अग्नाशय। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दौड़ने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है गैस में, ऑप्शन सी है द्रव में और ऑप्शन डी है ठोस में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दौड़ने की चाल सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप लाइक कर देना
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।